मुझे देखकर अटलदा खुश होकर बोले, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है रे, बड़ा नाम हुआ है तेरा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने पूछा, पर तुम्हें क्या हो गया है अटलदा? क्यों, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी सेहत इस कदर कैसे बिगड़ गई? अटलदा बोले, ये कुछ नहीं, मेरा मन नहीं टूटा है रे, मन ही तो सब कुछ है। तुमसे हम लोगों को बड़ी आशा थी अटलदा, तुम हमारे गौरव थे, तुम महान बन सकते थे। अटलदा मुड़ी फांकते फांकते रुक गए, फिर पुकारा, अरे ओ सुनती हो, कहाँ गई? मैं आसपास ताक रहा था। अचानक कमरे के अंदर से अटलदा की पत्नी निकल आई। तेरी भाभी है, पैर छुओ। मेरा मन तिक्त हो गया, इसे प्रणाम करना पड़ेगा। मैंने उसकी ओर आंखें उठाई। काली दुबली सी लड़की, हाथ में सोने की 2 चूड़ियाँ। मुझे लगा खाना बनाते बनाते रसोई से उठकर आई थी। मिल की एक मोटी साड़ी बंधी हुई थी। मैंने हाथ उठाकर प्रणाम किया। अटलदा ने अपनी पत्नी से कहा, इसका नाम सुनने पर तुम पहचान जाओगी, हमारे बादाम तल्ले का लड़का है। यहाँ किसी साहित्य सभा में सभापति बनकर आया है। मुड़ी खाओगे? गरीबी के कारण नहीं, मैली साड़ी या टीन के छप्पर के लिए भी नहीं। सही कारण क्या था, इतने दिनों बाद भी मैं कह नहीं सकता, पर मुझे लगा था कि इनकी ऐसी हालत में मेरा ना आना ही शायद ठीक होता। मेरा मन अटलदा की ऐसी स्थिति में देखकर रो उठा था। बादाम तल्ले के सभी लड़कों के आदर्श अटलदा घाटशिला में एक मास्टर बनकर गुजारा कर रहे थे। देखकर यकीन नहीं आता था। अटलदा क्या नहीं बन सकते थे, कितनी संभावनाएं थी उनमें। उनका ससुर धनी था, काफ़ी पैसों के मालिक बन सकते थे अटलदा। आखिर बड़ा बाजार के लोहे के कारोबार के उत्तराधिकारी अटलदा ही तो थे। फिर क्यों अटलदा को सब कुछ खोना पड़ा? ये क्या सिर्फ उनका दुर्भाग्य था और कुछ नहीं? पर अटलदा की शादी के पहले दिन तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग भी बेखबर थे। अटलदा अपनी शादी के पहले दिन तक अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे रांची गए हुए थे। रांची से उन्होंने हमें एक चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, अपनी जाति को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना होगा। हमारी रीढ़ टेढ़ी हो गई है, इसे सीधा करना होगा। देश के नवयुवक यदि सचेष्ट ना हो तो हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। हम इसी चीज़ की कमी है। मैं लौट कर आऊँगा तो नए सिरे से क्लब को व्यवस्थित करूँगा। हम नए ढंग से सोचेंगे। यदि प्राप्त शिक्षा को हम सार्थक ना कर सके तो जीवन व्यर्थ है। और बहुत सी बातें अटलदा ने लिखी थी। मैंने पूछा था, कल तो तुम्हारी शादी है अटलदा? शादी? अटलदा मानो चौंक उठे, फिर अनमने से होकर मकान के अंदर चले गए। उसके बाद मकान के अंदर क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। हम लोग तो सिर्फ शादी वाले दिन सज धज कर बाराती बनकर भोज के लिए चल दिए थे। जाते ही वर्दी पहने हुए वेरों ने हमें एक एक गिलास शरबत पकड़ा दिया। एक एक बेरे के हाथ में एक ट्रे थी, किसी में पान, किसी में सिगरेट, किसी ट्रे में आइसक्रीम। बादाम तल्ले के सभी लोग मौजूद थे। आशू बाबू के इकलौते लड़के की शादी थी। इस खुशी में वे सबको शामिल करना चाहते थे। लड़की वाले धनी थे, 10-20 लोग ज़्यादा भी खा जाएं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अटलदा को कीमती गलीचे वाले सिंहासन पर बिठाया गया। वे और भी सुंदर दिख रहे थे। सभी की आंखें बार बार अटलदा पर ही पड़ रही थी। पुरुष हो तो ऐसा सिल्क का कुर्ता पहनकर अटलदा मानो सभा की रौनक बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर में अटलदा को मंडप में बुलाया गया। पहले जयमाला की रस्म पूरी होनी थी और फिर कन्यादान। शंख बजने लगे, शादी शुरू हो गई। इस बीच हम लोगों को खाने के लिए बुलाया गया। मकान में लगे बगीचे में टेबल कुर्सियां लगाई गई थी। चाप, कटलेट, तरह तरह की मिठाइयाँ, पूरी, भाजी, खाने की विविध सामग्री वहाँ भरी पड़ी थी। अटलदा के ससुर पैसे वाले आदमी थे। जिस तरह अटलदा पर हम लोगों का अधिकार था,
उसी तरह उनके ससुराल पर भी था। बड़े बड़े गरम कटलेट हम लोग एक ही बार में निकलते जा रहे थे। अटलता इतने बड़े मकान और इतनी विशाल संपत्ति के मालिक बनेंगे, मोहल्ले वाले इसे हक्का बक्का होकर देख रहे थे। देखना वाजिब भी था। ऐसा पुत्र भाग्य कितने पिताओं को मिलता है। अटल दा का सौभाग्य हमारा ही सौभाग्य था। अब अटल दा के साथ साथ हमारे क्लब के भी दिन फिर जाएंगे। क्लब का अपना मकान होगा, क्लब के मेंबर भी बढ़ जाएंगे। बादाम तल्ले के अलावा भवानीपुर, काली घाट, एलिगन रोड, वहाँ तक के लड़के आकर हमारी खुशामद करेंगे। हम उन्हें इस क्लब का मेंबर बना लें। खाते खाते हम सब यही बातें सोच रहे थे कि अचानक अंदर से बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। किसी ने किसी को चिल्ला कर पुकारा। विवाह मंडप में मंगल शंख बज रहा था। कन्यादान की रस्म पूरी होने वाली थी कि शोर शराबे के कारण एकाएक सब कुछ ठप पड़ गया। जो लोग खाना परोस रहे थे वे देते देते कहीं गायब हो गए, लौट कर नहीं आए। कमलदा ने खाते खाते कहा, अरे मिठाई सब कहाँ गई? इतनी मिठाइयाँ बनी थी। हमने अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। शादी में तो हल्ला गुल्ला होता ही है, नहीं हो तो लगता ही नहीं कि शादी हो रही है। कितने लोग बाग, अतिथि, रिश्ते वाले, शोर नहीं होगा तो क्या होगा। पर हम लोग खाने की पंगत में बैठे ही रहे। ना तो कोई कुछ देने आया और ना ही पूछने। अटल दा के पिताजी आशू बाबू को मैंने दूर से आते देखा। आशू बाबू बड़े उत्तेजित लग रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ लोग और भी आ रहे थे। हम लोगों के साथ खाने वालों में से कई जने उठकर उनकी तरफ चल दिए। हम लोगों को लगा कि बस अब उठ जाना चाहिए। विशुदा बोले, अबे उठ, देख तो आखिर मामला क्या है, कोई मामूली बात नहीं लगती। हड़बड़ाकर हम लोग उठ बैठे। मार्बल पत्थर का बना आलीशान मकान रोशनी से जगमगा रहा था। मकान के ठीक सामने बगीचा था। बगीचे से निकलते ही पोर्टिको और पोर्टिको से लगे ऊपर जाने की सीढ़ी। सारा मकान फूलों से सजा था। वातावरण में खुशबू थी। औरों की देखा देखी हम लोग भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए, सभी उत्तेजित, घबराए हुए। विशुदा बोले, मामला ज़रूर कुछ सीरियस है, जाऊं? आगे तो खचाखच भीड़ है। मुझे बड़ा कुतूहल हुआ। कन्यादान की रस्म अब तक पूरी नहीं हुई थी। हवन के सामने लाल बनारसी साड़ी पहनी नई दुल्हन अटल दा के हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। पुरोहित मंत्र पढ़ रहा था। लड़की के पिता टसर सिलक के कपड़े पहन कन्यादान कर रहे थे। आशू बाबू सामने खड़े थे और हम लोगों ने देखा कि सबके सामने एक और भी लड़की खड़ी थी। उसके सिर पर आंचल था, एक सूती साड़ी पहन रखी थी। हम लोग सिर्फ उसके पीछे का हिस्सा देख पा रहे थे, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों में एक एक चूड़ी थी, कानों में मामूली से सोने के झुमके। पतली काली सी लड़की विवाह मंडप के सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों से मानो आग धधक रही थी। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है विशुदा? चुप रह, सुनने दे। लड़की बोल रही थी, ये मेरे पति हैं। आशू बाबू बोले, कौन तुम्हारा पति है? अटल? जी, उनके साथ मेरी शादी हुई है। शादी? आशू बाबू भनक उठे। बेचारे भले मानस आशू बाबू, जिन्हें गुस्सा करते हुए आज तक बादाम तल्ले के किसी आदमी ने नहीं देखा था। तुरंत अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, तुम हो कौन? लड़की बोली, मेरी बात का यकीन ना हो तो उन्हीं से पूछिए। उससे क्यों पूछना पड़ेगा? अपने लड़के को मैं नहीं जानता। मैंने कब उसकी शादी की थी? तुमसे उसकी शादी कब हुई? लड़की बोली, शादी आपने नहीं की थी, हम लोगों ने की थी। हाँ की है, विश्वास ना हो तो आप अपने बेटे से पूछिए। अब नई दुल्हन के पिता भी मंडप से उठ खड़े हुए। तुम किसकी लड़की हो, यहां क्यों आई हो? लड़की बोली, आप लोगों ने मुझे खबर नहीं पहुंचाई। खबर पाकर मैं स्वयं यहां दौड़ी आई हूं। पर इस समय क्यों आई? अब तो मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो भी गई। पहले आकर क्यों नहीं कहा? पहले कैसे आती? आप लोगों ने मुझे खबर दी थी क्या? कन्या पक्ष वाले हंस पड़े, बोले, अजीब बात करती हो,
तुम क्या सोचती हो कि पहले मालूम रहता तो तुम्हें सूचित करते? आशू बाबू भी नरम पड़कर बोले, बेटी अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें जो कुछ कहना है अटल को कल आकर कहना। कल यहाँ से लड़की विदा होगी। अटल नई दुल्हन के साथ घर ही आएगा। वहीं आकर तुम खुद समझ पूछ लेना। लड़की बोली, मैं कल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं आज ही इनसे निपटूंगी। दुल्हन के पिता अब अपना धैर्य खो बैठे। बोले, हमारा कहना सीधे ढंग से नहीं मानोगी तो हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। लड़की भी आपे में नहीं थी। बोली, जो चाहे कीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़कर मिन्नत करना ही आशू बाबू के लिए बाकी रह गया था, पर लड़की अटल पत्थर की तरह खड़ी रही। दुल्हन के पिता ने गरज कर सिपाही को पुकारा। बहादुर, सारा मकान मानो काम गया। इतनी गंभीर आवाज़ थी उनकी। सारे बारातियों में एक क्षण के लिए हलचल मच गई। लगा बस अब कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा। कन्यादान खत्म हो चुका था। पुरोहित ने शेष 2-4 बूंद घी हवन पर छिड़क कर अपने हाथ पहुँच डाले। हॉल में बारातियों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, वहाँ रहने वालों और ना भी रहने वालों की भीड़ में एक अजीब घुटन भरी स्थिति पैदा हो गई। न जाने क्या सर्वनाश हो। सब ये देखने के लिए उत्सुक थे। दुल्हन का कोई भाई नहीं था तो क्या हुआ? उसके बाप के पास पैसे का बहुत बल था, आदमियों का बल था। उफ, क्या भयावह दृश्य था। अटलदा, हमारे अटलदा की ये करतूत। सिर्फ अटलदा ही नहीं, उनके साथ साथ हम लोग भी पत्थर बन गए थे। अटलदा की तरह हम लोगों के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। मैं उदास विस्मित आंखों से देख रहा था, सोच रहा था, हमारे अटलदा, बादाम तल्ले के गौरव, सभी छात्रों के आदर्श, उनके नाम पर इतना बड़ा कलंक। क्या यह संभव हो सकता है? गंगा में गर्दन तक डूबकर भी उनके नाम पर कोई कुछ कहे तो हम विश्वास नहीं कर सकते थे। कमलदा बोले, ये लड़की ज़रूर किसी बुरे मतलब से आई है। यहाँ से भगान देने से खेल खत्म। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये लड़की अटलदा का पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। ऐसी कुरूप काली लड़की अटलदा की पत्नी नहीं हो सकती। सोचते ही घृणा से मितली आने लगी। और ठीक उसी के सामने बनारसी साड़ी पहने, हवन की आग से नई दुल्हन का लाल लाल दिव्य चेहरा आंखों के सामने स्पष्ट हो उठा। कितनी सुंदर दिख रही थी वे। भीड़ से भिनभिनाहट की आवाज़ें आने लगी। भिनभिनाहट धीरे धीरे शोर में बदल गई। तरह तरह की बातें सुनने में आ रही थी। ये लड़की बदमाश है। बदमाशी को कोई और जगह नहीं मिली? मार कर भगा दो इसे। हम पुलिस में टेलीफोन कर रहे हैं। दुल्हन के पिता के लिए ऐसा अपमान बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने आशू बाबू से कहा, समधी जी, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। आप थोड़ी देर और ठहर जाइए, मैं एक बार फिर लड़की को समझा कर कहता हूँ। पर लड़की अनमनी सी चुपचाप खड़ी थी। बेटी, मैं अटल का बाप हूँ। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी सारी बातें मैं कल सुनूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ शोर करने से कोई लाभ नहीं। लड़की बोली, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन कन्यादान हो चुका है। कन्यादान का मतलब है शादी हो जाना। लड़की बोली, नहीं, ये शादी नहीं हुई है। तुम्हारे कहने से नहीं हुई, निकलो यहाँ से। आशू बाबू इशारे से उसे चुप रहने के लिए बोले, शादी नहीं हुई है कहने का मतलब? लड़की बोली, क्योंकि इसी वर्ग के साथ पहले एक बार मेरी शादी हो चुकी है। कब हुई? अब लड़की अपना धैर्य खो चुकी थी। बोली, आपको सबूत चाहिए? आशू बाबू के धैर्य को भी दाद देनी चाहिए। बोले, चलो मान लिया तुम्हारी शादी हुई है, पर तुम कोई सबूत दिखाओगी और मैं मान जाऊंगा? ये भी तो नहीं हो सकता। उसके लिए भी तो गवाह चाहिए। किसकी लड़की हो, ये सब भी तो हमें जानना चाहिए। लड़की बोली, मैं सब कुछ कहने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे तैयार होने पर क्या होता है? अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं। अभी तो बारातियों का खाना भी नहीं हुआ। लड़की
किसी रिश्तेदार ने कहा। पुलिस में फ़ोन कर दूँ ताऊ जी? इस मामूली सी लड़की की हिम्मत देखकर हैरान हो रहा हूँ। पर तब तक लड़की एक और तमाशा कर बैठी। अचानक वे अटल दा का हाथ पकड़कर बोली, तुम उठो, यहाँ से चलो। अटल दा सर झुकाए जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठे ही रहे। उठने की शायद हिम्मत नहीं रह गई थी उनमें। लड़की हाथ पकड़कर अटल दा को खींचने लगी। बोली, उठो, चलो चलो मेरे साथ। तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। क्या सोचा था तुमने कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ कि समय पर मुझे पता चल गया। तुम तो आज मेरा सर्वनाश करने पर तुल गए थे। हम विमूढ़ अवाक सब कुछ देख रहे थे। हम लोगों का तो गला ही सूख गया था। मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच ही अटल दा ने इस कुरूप काली कलूटी लड़की से शादी की है। हम लोगों का तो गला ही सूख गया था। मैं सोच रहा था क्या सचमुच ही अटल दा इस कुरूप काली कलूटी लड़की से शादी करते। अगर की है तो क्यों, किस मोह से। अंत में अटल दा के लिए इस तरह से हम लोगों के चेहरे पर कालिक पोतना ही बाकी था। तभी दुल्हन के पिता फिर चिल्लाए, बहादुर,